नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश पांडे। द बीएनपी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह टॉपिक है मौलिक अधिकार का भाग 2। भाग 2 पहला भाग हमने देख लिया था कि वो कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं और उनसे संबंधित क्या क्या प्रावधान है। आज दोस्तों हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो मौलिक अधिकार के आगे के भाग होंगे। कल हम लोगों ने समता का अधिकार देख लिया था, स्वतंत्रता का अधिकार देख लिया था। आज हम देखेंगे उन 4 और मौलिक अधिकारों को जिनसे संदर्भित क्या है भारत के नागरिकों को अधिकार दिया गया है। और कुछ मौलिक अधिकार संदर्भित रिट कैसे दायर किया जा सकता है, कौन कौन से रिट होते हैं, और फिर राज्य को क्या अधिकार है, संसद को क्या अधिकार है। मौलिक अधिकार संदर्भ में कौन से अधिकार भारत को दिए गए हैं, कौन से अधिकार भारत और विदेश दोनों को दिए गए हैं। आज हम उन्हीं पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं अपने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है मौलिक अधिकार। दोस्तों, यह है मौलिक अधिकार का भाग 2 जिस पर हमको आज चर्चा करना है। हो सकता है थोड़ा सा समय ज़्यादा लग सकता है, विषय तो कि थोड़ा मैटर ज़्यादा है, तो धैर्य रखिएगा, चीज़ें समझ में आपको आएंगी। दोस्तों, जैसे आपको पता ही होगा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, हमारा जो तीसरा मौलिक अधिकार है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर किसी के साथ किसी प्रकार का शोषण किया जा रहा है तो उसके विरुद्ध उसको क्या संरक्षण प्रदान किया गया है मौलिक अधिकार के अंतर्गत या प्रशासन के अंतर्गत, उन्हीं की हम चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। तो जो मौलिक अधिकार 3 है वह शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 के बीच शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात किया गया है। उन किस किस आधार पे शोषण हो रहा है और उन शोषण से कैसे उनको बचाया जा सके, उन सभी पहलू पे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आइए देखते हैं वे कौन कौन से पहलू हैं। अनुच्छेद 23 जो दोस्तों कहता है, जो अनुच्छेद 23 है, अनुच्छेद 23 कहता है कि जैसे कोई किसी का मान लो मानव व्यापार कराया, जैसे बोलते हो देह व्यापार, बलात् श्रम या बंधुआ मजदूरी को रोका गया है। अर्थात देह व्यापार से संदर्भित कोई बात हो, बंधुआ मजदूरी से संदर्भित हो या बलात् श्रम, अर्थात जबरदस्ती किसी को किसी कार्य के लिए प्रेरित नहीं किया जाएगा, दबाव नहीं डाला जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 23 कहता है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि हम किसी भी व्यक्ति के देह का व्यापार नहीं कर सकते हैं, बलात् श्रम नहीं कर सकते, मतलब जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवा सकते हैं। और बंधुआ मजदूरी मतलब कि पकड़ लोग मजदूरी कराया करते थे लोगों से, वे सभी क्या है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत क्या है प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। और दोस्तों अगला है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 कहता है दोस्तों कि 14 वर्ष से कम बच्चों को कहीं भी कारखानों में काम करने पर रोक लगाया गया है। अगर भारत में कहीं भी अगर कोई भी लड़का 14 वर्ष की उम्र से कम है या 14 वर्ष ही है, वह किसी कारखाने में या फिर किसी भी जगह, भारत के किसी भी जगह, चाहे वो कारखाना हो चाहे वो कोई भी कार्य क्षेत्र क्यों न हो, वह बालक या वह बच्चा काम नहीं करेगा, ऐसा प्रतिबंध लगाता है हमारा अनुच्छेद 24। अर्थात किसी भी बच्चे के साथ शोषण की स्थिति नहीं होनी चाहिए। अगर वह बालक 14 वर्ष से कम आयु का है तो वह किसी भी जगह काम नहीं करेगा, क्योंकि उसका उम्र है 6 से लेकर 14 वर्ष का पढ़ने का। ठीक। अब 23वां क्या कहता है कि देह व्यापार हो गया, बलाश्रम हो गया, बंधुआ मजदूरी हो गया, इनको भारतीय संविधान में रोका गया है। तो कौन कौन से दोस्तों, आपका हो गया अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। फिर दोस्तों हम बात करते हैं अनुच्छेद चौथे नंबर मौलिक अधिकार की। जो चौथा मौलिक अधिकार दोस्तों, चौथा मौलिक अधिकार कहता क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। अर्थात अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 ये बात करता है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसकी? धार्मिक, मतलब हम अपने धर्म को लेकर कितना स्वतंत्र हैं, हमको क्या क्या स्वतंत्रता दी गई है, हम उसी की बात करते हैं। किसमें? मौलिक अधिकार के चौथे नंबर पर। जो चौथा नंबर मौलिक अधिकार है वो कहता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। अनुच्छेद 25 कहता है दोस्तों कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, इसकी हमें स्वतंत्रता है। अर्थात भारत का कोई भी नागरिक है वह किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, कि किसी भी धर्म का वो प्रचार प्रसार कर सकता है, किसी भी धर्म को वो क्या, किसी भी धर्म के आचरण को, कैरेक्टर को अपने अंदर स्वीकार कर सकता है, उस पर किसी प्रकार का रोक नहीं है।
अर्थात भारत का हर एक नागरिक स्वतंत्र है किसी भी धर्म के प्रचार करने के लिए, किसी भी धर्म को स्वीकार करने के लिए और किसी भी धर्म का आचरण को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो अनुच्छेद 25 उसको स्वतंत्रता देती है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है दोस्तों? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन मतलब होता है, मतलब धर्म से संबंधित जितने भी कार्य क्षेत्र होंगे उनका प्रबंधन करने की स्वतंत्रता हमको है। हम धर्म क्षेत्र से जुड़े कोई भी प्रबंधन होगा, कोई भी मैनेजमेंट होगा, हम करेंगे, उसकी हमको स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 26 के तहत। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। फिर दोस्तों जो अनुच्छेद 27 वो कहता है धार्मिक संपोषित करने का स्वतंत्रता, अर्थात करों के संदर्भ में, करों के संदाय में हम कह सकते हैं कि जो धार्मिक क्षेत्र हैं उनमें उनको किसी प्रकार का टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, अर्थात कर के मामले में उनको क्या है, छूट दिया गया है। तो अगर हम अनुच्छेद 27 की बात करें तो अनुच्छेद 27 कहता है कि धार्मिक संपोषित करने की स्वतंत्रता, मतलब जो धार्मिक क्षेत्र के लोग हैं या धार्मिक जो क्षेत्र है वहां पे किसी प्रकार के कर से संदर्भित कोई भी प्रावधान नहीं किया गया, उनको कर से संबंधित कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। तो अनुच्छेद 27 ऐसा कहता है। अनुच्छेद 28 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 28 थोड़ा इंपॉर्टेंट है। धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, अर्थात हम कह सकते हैं हम किसी भी धर्म की शिक्षा ले सकते हैं, हम कहीं किसी की भी उपासना कर सकते हैं और हम किसी भी धार्मिक सभा में जा सकते हैं। अर्थात अनुच्छेद 28 हमसे कहता है हम चाहे किसी भी धर्म का शिक्षा लें, हम चाहे किसी भी देवता की उपासना करें, हम चाहे किसी भी सभा में जाएं, धर्म सभा में जाएं, हमें रोका नहीं जा सकता, ऐसा हमें स्वतंत्रता दिया गया है। तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है? किसी भी धर्म को मानने आचरण करने का अधिकार है। 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन संदर्भित है। अनुच्छेद 27 धार्मिक संपोषित करने स्वतंत्रता, अर्थात कर से संदर्भित कोई प्रावधान नहीं किया गया है धार्मिक क्षेत्रों के लिए। और अनुच्छेद 28 कहता है कि चाहे धार्मिक शिक्षा हो, चाहे उपासना हो, ठीक है, और या फिर किसी धार्मिक सभा में हम जा सकते हैं, ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 28 हमको देता है। तो ये थे धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। फिर दोस्तों हम बात करते हैं किसकी? भाग नंबर मतलब 5 की। मौलिक अधिकार 5 क्या है? जो मौलिक अधिकार 5 है दोस्तों वो कहता है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, मतलब कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स क्या हैं, आइए उनकी बात करते हैं। जो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है दोस्तों वह अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में इसको जगह दिया गया है। अनुच्छेद 29 और 30 किसकी बात करता है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। और अनुच्छेद 29-30 में ही अल्पसंख्यकों के लिए बात कही गई है, स्पेशली अल्पसंख्यक। और आपको पता होगा जो भाषाई अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया है अनुच्छेद 350B, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए कुछ आयोग बनाए अधिकारी हैं, 350B में जगह दिया गया है, ठीक। और 350B आपको याद रखना चाहिए। और जो अनुच्छेद 29-30 है स्पेशली किसके लिए है? अल्पसंख्यकों के लेकर है, जो माइनॉरिटीज हैं उनकी बात करता है, ठीक दोस्तों। तो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार में अनुच्छेद 29-30 है। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों की भाषा, उनकी लिपि एवं उनकी संस्कृति के हितों का संरक्षण करना, मतलब जो अल्पसंख्यक हैं उनके भाषा को कैसे संरक्षित किया जाए, उनकी लिपि कैसे संरक्षित हो, सुरक्षित हो, उनकी संस्कृति कैसे बरकरार रहे, उनके संरक्षण हेतु अनुच्छेद 29 क्या करता है? उनके अधिकारों को लेकर प्रावधान करता है। उनके अधिकारों पर मतलब अल्पसंख्यकों की जो भाषा होगी वो कैसे सुनिश्चित किया जाए, लिपि कैसे सुनिश्चित किया जाए, उनकी संस्कृति के हितों का संरक्षण किस प्रकार से किया जाएगा, अल्पसंख्यकों की बात कर रहा है अनुच्छेद 29 की। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, भाषा कैसी होनी चाहिए, सॉरी भाषा क्या हो, लिपि क्या हो, संस्कृति क्या हो, उनके हितों का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 30 दोस्तों कहता है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का संरक्षण, ठीक। जैसे शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं अल्पसंख्यकों को लेकर, ठीक। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना और प्रशासन करने का जो मतलब कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको प्रशासन करने का अधिकार हो, ऐसा भी संरक्षण प्रदान करता है कौन? अनुच्छेद 30। अर्थात माइनॉरिटीज को भी क्या है? प्रशासन करने का अधिकार है। तो शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना, प्रशासन करने का, अल्पसंख्यक वर्गों का संरक्षण आदि से संदर्भित प्रावधान अनुच्छेद 30 में किया गया है। तो अगर हम मोटा मोटा देखें तो जो अनुच्छेद 29 और 30 है वह अल्पसंख्यकों से संदर्भित है, ठीक है। एक में कहा गया है भाषा, लिपि और क्या कह सकते हैं दोस्तों, उनकी संस्कृति की संरक्षण, और दूसरे में कहा गया शिक्षा और प्रशासन संबंधी प्रावधानों में
क्या है, विशेष संरक्षण। तो अब अनुच्छेद 350 बी में क्या कहा गया दोस्तों, अनुच्छेद 350 भी आपको पता होना चाहिए, भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग से संदर्भित है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं जो छठवां हमारा मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 जो है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार में तो आइए हम देखते हैं अनुच्छेद 32 क्या कहता है। अनुच्छेद 32 कहता है, ठीक है, कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब दोस्तों यहाँ ये है कि अगर मौलिक अधिकारों के हनन होने पर, अगर हमारे मौलिक उपरोक्त जितने भी मौलिक अधिकार हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, समता पढ़ा, स्वतंत्रता पढ़ा, शोषण विरोधी अधिकार पढ़ा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार पढ़ा, ये जो हमने उपरोक्त सारे अधिकार पढ़े हैं, अगर इनका हनन किसी प्रकार से हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाकर अपील या याचिका दायर कर सकते हैं, रिट दायर कर सकते हैं। कहा गया है अगर अनुच्छेद 32 के तहत अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाकर अपील या याचिका दायर कर सकते हैं अपने अधिकारों के संरक्षण हेतु। दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। क्वेश्चन पूछता है कि किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है भीमराव अंबेडकर जी ने, आप कहेंगे अनुच्छेद 32 को। और दोस्तों भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर संविधान का जनक पूछे कौन है तो भीमराव अंबेडकर। किसने कहा था संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को, भीमराव अंबेडकर। दोस्तों तो ये थे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत कुछ रिट दायर किए जाते हैं। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में 5 प्रकार की रिट जारी करता है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वह मूल अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए या प्रवर्तित करने के लिए क्या करता है, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। आइए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वह कौन सा 5 प्रकार रिट है जिसे वे जारी करते हैं। दोस्तों जो 5 प्रकार का रिट है उसमें पहला आपका रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा दोस्तों कौन सा आपका रिट है, याचिका है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है इसमें कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्षीकरण मतलब प्रत्यक्ष रूप में क्या करना, प्रस्तुत करना, किसके समक्ष, मजिस्ट्रेट के समक्ष। मतलब बंदी मतलब जो गिरफ्तार व्यक्ति है, प्रत्यक्षी मतलब प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करना, मतलब गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना, आवागमन के समय को छोड़कर। तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अर्थात अगर कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या करना पड़ेगा, प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद उसके पर जो भी कार्रवाई होगी देखा जाएगा। तो आवागमन के समय को छोड़कर बंदी प्रत्यक्षीकरण को, यह पहले प्रकार रिट होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा दोस्तों है परमादेश। मतलब हम आदेश देते हैं, मतलब आदेश दिया मतलब परमादेश। परमादेश से तात्पर्य यहाँ दोस्तों ये है कि सरकारी अधिकारियों को आदेश दिया जाता है, जो सरकारी अधिकारी होते हैं, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, उन्हें आदेश दिया जाता है कि यदि वे अपने कर्तव्यों का पालन सही से नहीं कर रहे हैं तो उनके कार्यों को करने के लिए बाध्य करना। मतलब परमादेश मतलब सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, आदेश दे रहा है। आदेश ये दे रहा है कि अगर कोई भी सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी अपने दायित्वों का या अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो वो अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से कर सके, इसके लिए वो क्या करते हैं, उनको बाध्य करते हैं कि आप अपना कार्य सही तरीके से करिए। सही तरीके से नहीं करते हैं तो उनके प्रति कार्यवाही की जाएगी। तो जो आपका परमादेश है वह सरकारी अधिकारियों को, सरकारी अधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि यदि वे अपने कर्तव्यों का पालन क्या कर रहा है, आदेश दिया जाता है कि यदि वे अपने कर्तव्यों का पालन सही से नहीं कर रहे हैं तो उनके कार्यों को करने के लिए बाध्य करना, कि आप अपने कार्य को सही तरीके से करें, ऐसा उनको बाध्य किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा परमादेश जारी करके। परमादेश रिट जारी कर सकते हैं, ठीक। फिर दोस्तों तीसरा है प्रतिषेध, अर्थात रोकना, किसी को रोकना, किसी कार्य क्षेत्र को रोकना,
किसी के कार्यों को रोकना, उनकी गतिविधि को रोकना। ठीक, अब आइए देखते हैं, समझते हैं प्रतिषेध है क्या। प्रतिषेध का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कोई ऊपर का न्यायालय है, ऊपरी न्यायालय जब निचली न्यायालय को यहाँ आदेश देता है कि ऊपरी न्यायालय क्या करता है दोस्तों, सिंपल समझिए, प्रतिषेध मतलब होता है कि ऊपरी न्यायालय के द्वारा निचली न्यायालय को आदेश दिया जाता है। ऊपरी न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय को क्या देता है, एक आदेश देता है। आइए समझते हैं किस प्रकार का आदेश देता है। जब ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय को यह आदेश देता है कि यह कार्य आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, मतलब मान लीजिए वो किसी कार्य को कर रहे हैं वो, लेकिन वो उनके अधिकार क्षेत्र से क्या है, बाहर है, तो इस पर आप कार्य मत करें, अर्थात उनको कार्य करने से रोकना। अर्थात निचली न्यायालय को उनके अधिकार क्षेत्र से जो बाहर है कार्य क्षेत्र, उनसे रोकना। किनको रोकना, जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट सीधे किसको आदेश दे रहा, हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट किसको दे रहा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसको दे रहा, अधीनस्थ न्यायालय को आदेश देते हैं कि ऐसा है, यह कार्य आपके क्षेत्र में नहीं है, और जो कार्य क्षेत्र आपके क्षेत्र से नहीं जुड़, मतलब आपके क्षेत्र आपसे नहीं हो पाएगा, तो आप उन्हें क्या करेंगे, मत करें। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय को यह आदेश देता है कि यह कार्य आपके अधिकार क्षेत्र से क्या है, बाहर है, और इस पर आप कार्य मत करें, इस पर आप कार्य नहीं कर सकते। ऐसी अनुमति कौन देता है, ऐसा आदेश प्रतिषेध के रूप में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय देता है, सुप्रीम कोर्ट देता है, हाई कोर्ट भी देता है। ठीक, तो ऊपर से नीचे की ओर हम प्रतिषेध हम याद रखेंगे कि ऊपर से नीचे, अर्थात सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर अधीनस्थ न्यायालय, ये कुछ क्रम है। अर्थात जब ऊपर से नीचे आदेश दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, मतलब ऊपर से नीचे आदेश दिया जाए कि आप अपने कार्य क्षेत्र को करने से क्या है, आप को आदेश देते हैं कि जो कार्य क्षेत्र आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, उस पर आप कानून या कोई भी मतलब उस पर आप अपने अधिकार क्षेत्र को मत करें, मत लगाएं, आप उसको वहीं पे रोक दें। ठीक, तो रोकने से संदर्भित क्या है, प्रतिषेध है। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय आपको याद होना चाहिए, ऊपर से नीचे की ओर हम आदेश देते हैं। फिर दोस्तों चौथा है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में कहा गया है कि इस लंबित मुकदमे को मेरे पास भेज दें। जैसे जो लंबित मुकदमा है, जो बहुत दिन से मतलब पड़ा हुआ है निचले अदालतों के पास, तो उनसे कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो भी लंबित मुकदमे हैं, जो बहुत दिन से आपके पास पड़े हुए हैं, उस लंबित मुकदमे को आप मेरे पास भेज दें। अर्थात सूचना देता है, मतलब हमें सूचित कर दें। उत्प्रेषण मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट निचले अदालतों से कहता है कि आप हमें सूचित कर दें उन मुकदमों को जो आपके पास बहुत दिनों से लंबित पड़े हुए हैं। तो लंबित मुकदमों को आप क्या करें, मेरे पास भेज दें, ये आपके बस में नहीं है। अर्थात जो लंबित मुकदमे आपके बस में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को आप उसकी सूचना दे दें। मतलब कि उत्प्रेषण संबंधी जो रिट दायर किया जाता है, उसमें यह होता है कि जो नीचे की न्यायालय है वह ऊपर के न्यायालय को क्या करता है, अपने लंबित मुकदमों को भेजता है जो उसके बस में नहीं रहते। जैसे मान लीजिए कोई मुकदमा है जो अधीनस्थ न्यायालय में क्या है, रुका हुआ है, तो अधीनस्थ न्यायालय को क्या चाहिए कि वह कहाँ भेज दे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भेजे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को क्या चाहिए, हाई कोर्ट भेजे, हाई कोर्ट क्या चाहिए, सुप्रीम कोर्ट भेज दे। ठीक, तो इस प्रकार से क्या होगा, जो लंबित मुकदमे हैं उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई परिणाम निकल जाएगा। तो उत्प्रेषण के माध्यम से कहा जाता है कि जो लंबित मुकदमे हैं उनको कहाँ भेज दिया जाए, उच्च, मतलब अपने से उच्च न्यायालय के पास भेजे, जिससे कि उस मुकदमे का कुछ न कुछ निर्णायक या कुछ न कुछ निर्णय निकल सके। तो कहा जाता है कि इस लंबित मुकदमे को मेरे पास भेज दें, यह आपके बस में नहीं है। अर्थात हमने प्रतिषेध में क्या देखा, ऊपर से नीचे, इसमें क्या देखेंगे, नीचे से ऊपर की ओर, अर्थात अधीनस्थ न्यायालय, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। ऐसा नहीं है कि अधीनस्थ न्यायालय सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा कोई भी मुकदमा। ठीक, इसको आप लोग याद रखिएगा। पांचवा दोस्तों है अधिकार परीक्षा लेख, को अधिकार परीक्षा लेख क्या है दोस्तों, आइए इसको देखते हैं। पहले हम 2-3 लाइन लिखी उसको समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति असंवैधानिक माध्यम से, अगर कोई व्यक्ति, भारत का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वह असंवैधानिक माध्यम से किसी पद को ग्रहण कर लेता है, धारण कर लेता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह संविधान का उल्लंघन करते हुए, अर्थात असंवैधानिक तरीके से या गैर संवैधानिक तरीके से किसी पद को धारण कर लेता है या ग्रहण कर लेता है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है, रिट जारी किया जाता है। ठीक, किसके खिलाफ, मान लीजिए कोई भारत का व्यक्ति है, वह असंवैधानिक तरीके से या गैर संवैधानिक तरीके से वह किसी भी सरकारी पद को ग्रहण कर लेता है
या कोई सरकारी अधिकारी बन जाता है किसी भी गलत तरीके से, तो उसके खिलाफ क्या होता है, अधिकार परीक्षा के रूप में एक रिट जारी किया जाता है। ठीक, और रिट जारी करने के बाद अर्थात उसको वारंट दिया जाता है, मतलब उसको वारंट दिया जाता है कि भैया आपने ऐसा किया है, सचेत हो जाइए। ठीक, तो अधिकार परीक्षा लेख में, और जब यह रिट जारी कर दिया जाएगा तो उसमें उससे प्रश्न पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया। आपको जब पता था कि यह गैर संवैधानिक है, यह असंवैधानिक गतिविधियां हैं, तो फिर आप इसमें संलग्न क्यों हुए, उससे न्यायालय द्वारा प्रश्न पूछा जाता है अधिकार परीक्षा लेख के तहत। और उसे, जिसने ऐसा कार्य किया है, जिसने असंवैधानिक तरीके से किसी पद को ग्रहण किया है, उसे लिखित रूप में जवाब देना होगा। ठीक, तो हम इसको समझ सकते हैं, अधिकार परीक्षा लेख कहता है कि अगर कोई व्यक्ति असंवैधानिक तरीके से किसी पद को ग्रहण कर लेता है या धारण कर लेता है तो उसके खिलाफ रिट जारी किया जाता है और उससे प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया, उसका लिखित दस्तावेज हमको आप दीजिए, लिखित रूप में हमको बताइए आप कि आपने ऐसा क्यों किया, फिर जो भी सजा का प्रावधान होगा वो उनको दिया जाएगा। तो ये थे दोस्तों कुछ 5 प्रकार रिट जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा मौलिक अधिकारों के संदर्भ में या अन्य संदर्भों में दिया जाता है। अर्थात अगर संविधान का संरक्षण हमको करना है तो हमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के नियम कानूनों को मानना होगा। संविधान सर्वोपरि कोई नहीं है, और संविधान गार्जियन कौन होता है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय होता है, अर्थात हमारी न्यायपालिका है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या हो गया, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो ये थे हमारे कुछ प्रमुख, मतलब कि प्रमुख क्या 6 मौलिक अधिकार जिनको नागरिकों के प्रति, नागरिकों के लिए दिया गया है भारत के संविधान में। फिर दोस्तों अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि कौन से अधिकार केवल और केवल भारत के नागरिकों को दिए गए हैं और कौन से अधिकार भारत और विदेशी दोनों को दिए गए हैं। आइए देखते हैं, एक लाइन में देखने का प्रयास करेंगे। जो अधिकार केवल और केवल भारत के नागरिकों को दिए गए हैं वे अधिकार हैं अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। जो अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, यह केवल और केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त अधिकार है, केवल भारत। यह अधिकार ना किसी विदेशी को प्राप्त है न किसी अन्य को। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, ये जितने भी अनुच्छेद मैं आपसे नाम गिना रहा हूं, 5 अनुच्छेद, ये केवल और केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। जबकि भारत प्लस विदेश, लेकिन अगर हम भारत और विदेश मतलब कुछ ऐसे भी अधिकार हैं जो भारतीयों को भी प्राप्त हैं और विदेशों को प्राप्त हैं, लेकिन ये अनुच्छेद जो मैंने आपसे बताया कि 15, 16, 19, 29, 30, यह केवल और केवल मतलब भारत, और जब मैं कहूं विदेश प्लस भारत, भारत और विदेश दोनों के लिए प्राप्त है, वे अनुच्छेद कौन कौन से आइए उनको देखते हैं। तो जो अनुच्छेद भारत और विदेश दोनों को प्राप्त हैं वे अनुच्छेद आपके हैं अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 क, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से लेकर 28। अर्थात हम कह सकते हैं अनुच्छेद 14 हो गया, अनुच्छेद 20 हो गया, अनुच्छेद 21 क हो गया, अनुच्छेद 22 हो गया, और अनुच्छेद मतलब जो शोषण अधिकार 23, 24 है वो भी है, और 25, 28 वो भी है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 14, 20, 21 क, 22, 23, 24 और 25, 28 ये किसको दिए गए हैं, भारत और विदेश दोनों को दिए गए हैं। अनुच्छेद 32, ठीक, अनुच्छेद 32 न्यायालय में अपना सुरक्षित है, और अनुच्छेद जो 17, 18 है वह छुआछूत है और उपाधि का अंत कर दिया गया, चाहे भारत हो चाहे विदेश हो, तो किसी को उपाधि का कोई प्रावधान ही नहीं है, तो उसकी भी चर्चा हम नहीं करते हैं। हमको कुल जानना है 15, 16, 19, 29, 30 ये भारत के नागरिकों को दिया गया अधिकार, और भारत प्लस विदेश जो दोनों को दिया गया मौलिक अधिकार वो है अनुच्छेद 14, 20, 21 का, 23, 24 और 25, 26, 27, 28। ये कुछ अनुच्छेद थे जो भारत प्लस विदेश अर्थात भारत और विदेश दोनों दिए गए थे, और कुछ अनुच्छेद थे 15, 16, 19, 29, 30 जो केवल भारतीयों को दिए गए हैं। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं कुछ मौलिक अधिकार संबंधित कुछ और भी अनुच्छेद हैं जो हमारे मौलिक अधिकार, जो हमने पढ़ा होगा 12, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13 क्या है, अनुच्छेद 33, 34, 35, ये कौन सा अनुच्छेद है, इनमें क्या प्रावधान किया गया है। चूंकि 12 से 35 हम पढ़ते हैं तो हम उन्हीं को कुछ संक्षिप्त में जानने का प्रयास करेंगे। तो मूल अधिकार से संबंधित कुछ अन्य अनुच्छेद कौन कौन से हैं उन पर चर्चा करते हैं। दोस्तों जो अनुच्छेद 12 है वह राज्य की परिभाषा को परिभाषित करता है। राज्य की परिभाषा मतलब यहाँ है
कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कोई भी निजी इकाई हो चाहे एजेंसी हो जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो वह राज्य को परिभाषित करता है। अर्थात इसमें कहा गया है दोस्तों कि राज्य की परिभाषा मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कोई भी निजी इकाई हो चाहे कोई एजेंसी हो जो बतौर राज्य की संस्था के रूप में क्या हो काम कर रही हो, अगर वह राज्य की संस्था के रूप में काम कर रही है तो हम कह सकते हैं कि वह राज्य को परिभाषित करता है। तो हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 12 कहता है कि राज्य की परिभाषा मतलब राज्य की परिभाषा को व्यक्त करता है किस रूप में, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कोई भी निजी इकाई हो चाहे कोई एजेंसी हो जो बतौर राज्य की संस्था के रूप में काम कर रही हो उसे हम राज्य को परिभाषित के रूप में राज्य की परिभाषा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, ऐसा अनुच्छेद 12 कहता है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं अनुच्छेद 13 की। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? जो अनुच्छेद 13 है दोस्तों वो कहता है कि ये न्यायिक समीक्षा योग्य है, मतलब जो हमारा मौलिक अधिकार है यह क्या है, इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। कैसे की जाएगी? जैसे मान लीजिए इसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चुनौती दिया जा सकता है। किस रूप में दिया जाएगा? अगर कोई विधि जैसे मान लीजिए कि संसद द्वारा मौलिक अधिकार के संदर्भ में कोई विधि बनाया जाता है, कोई कानून बनाया जाता है संसद के द्वारा, अगर संसद अपनी विधि के द्वारा कोई भी कानून या कोई भी नियम बनाता है और वह संविधान को उल्लंघन करता है मौलिक अधिकार के संदर्भ में, तो हम क्या कर सकते हैं? इसकी न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं, इसकी न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं और इसे सुप्रीम कोर्ट मतलब मौलिक अधिकारों को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती भी दे सकते हैं। ऐसा प्रावधान करता है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि यह न्यायिक समीक्षा के योग्य है और इसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती दिया सकता है अगर कोई भी विधि जो कि संसद के द्वारा बनाया गया है और वह क्या करता है, संविधान का उल्लंघन करता है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसे अनुच्छेद 13 के तहत इसकी न्यायिक समीक्षा करवा सकते हैं, न्यायिक जांच करवा सकते हैं, न्याय पुनरावलोकन करवा सकते हैं। फिर दोस्तों हम बात करते हैं अनुच्छेद 33 की। अनुच्छेद 33 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 33 ये कहता है कि संसद को अधिकार दिया गया है, मतलब संसद को यह अधिकार है कि वह चाहे सशस्त्र बल हो, चाहे आपके खुफिया विभाग हो, चाहे अर्धसैनिक बल हो, चाहे पुलिस बल हो, चाहे कोई अन्य हो। किसकी बात कर रहा है? मतलब अनुच्छेद 33 संसद को अधिकार देता है कि सशस्त्र बल हो, खुफिया विभाग हो, अर्धसैनिक बल हो, पुलिस बल हो एवं अन्य के मूल अधिकारों पर युक्ति मतलब दोस्तों होता है कि हम प्रतिबंध या रोक लगा सके। मतलब संसद को अधिकार दिया गया है कि खुफिया एजेंसी संबंधित, सशस्त्र बल संबंधित, अर्धसैनिक बल संबंधित, पुलिस बल संबंधित जो उनके अन्य मूल अधिकारों के संदर्भ में जो प्रक्रिया है उस पर संसद क्या कर सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है, उनके लिए अधिनियम बना सकता है, उन पर रोक लगा सकता है। अब आपको पता होगा इसी अनुच्छेद 33 के ही अंतर्गत सैन्य अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950 और पुलिस बल अधिनियम 1966 यह अनुच्छेद 33 की ही देन है। जो आप पढ़ते हो कि सैन्य अधिनियम, नौसेना अधिनियम, वायु अधिनियम और पुलिस बल अधिनियम 1966 और 1950 ये किसकी देन है? अनुच्छेद 33 देन है, जो संसद के द्वारा प्रतिबंध या रोक लगाने के बाद एक अधिनियम के तहत क्या किया गया, भारतीय संविधान में जगह दिया गया। तो अनुच्छेद 33 कहता है कि संसद को अधिकार दिया गया है कि चाहे वो सशस्त्र बल हो, चाहे खुफिया एजेंसी हो, चाहे अर्धसैनिक बल हो, चाहे पुलिस बल हो, चाहे कोई अन्य बल क्यों न हो, उनके मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाना, रोक लगाना ये संसद को अधिकार दिया गया है। ठीक, और उनके लिए वो कोई ना कोई अधिनियम अपना बना सकते हैं, जैसा कि आप जानबे करते हो सैन्य अधिनियम बनाया गया। ठीक, फिर दोस्तों हम बात करते हैं अनुच्छेद 34 की। अनुच्छेद 34 कहता है कि संसद है वह कानून बना सकता है, लेकिन उसमें भी कहा गया किसके लिए। अनुच्छेद 34 में संसद तो कानून बना सकता है लेकिन केवल और केवल मार्शल लॉ के संदर्भ में, मार्शल लॉ के संदर्भ में संसद कानून बना सकता है। अनुच्छेद 34 संसद को ऐसा अधिकार देता है। लेकिन जब मार्शल लॉ लागू किया जाता है तो मार्शल लॉ लगने के बाद कुछ मौलिक अधिकार क्या होते हैं, रोक लिए जाते हैं। लेकिन उस समय एक मौलिक अधिकार ऐसा होता है जो आपका रिट संबंधी, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो प्रावधान है उसे नहीं रोका जाएगा। अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो प्रावधान है वो निलंबित नहीं होता है, बाकी कुछ अन्य प्रावधान निलंबित कर दिए जाते हैं। तो संसद कानून बनाती है, किससे संदर्भित है दोस्तों? मार्शल लॉ से संदर्भित कानून बनाती है।
जो कि जिसके जब मार्शल लॉ लागू होता है संसद के संदर्भ में, तो कुछ मौलिक अधिकारों को क्या होता है उस समय रोक दिए जाते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण के प्रावधान को छोड़कर। फिर दोस्तों अनुच्छेद 35 क्या कहता है? अनुच्छेद 35 कहता है कि संसद को पूर्ण शक्ति है, मतलब संसद को पूर्ण अधिकार है कि वह मूल अधिकार के संबंध में कानून या नियम बना सकता है। मतलब अनुच्छेद 35 संसद को पूर्ण शक्ति देता है कि आप मूल अधिकार के संबंध में कानून बना सकते हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि मूल अधिकार के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में संसद को प्रदान किया गया है, तो अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद को पूर्ण शक्ति दिया गया है कि वह मूल अधिकार के संबंध में कानून बना सकता है। फिर दोस्तों एक और अनुच्छेद है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 कहता है दोस्तों कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, जैसे मान लीजिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा 352 का प्रयोग किया जा रहा है, भारत के किसी भी राज्य में किसी भी विशेष क्षेत्र में अगर 352 लगाया जा रहा है तो 352 अर्थात राष्ट्रीय आपात है, नेशनल इमरजेंसी को परिभाषित करता है। तो दोस्तों अगर भारत के किसी भी क्षेत्र में या किसी भी जगह राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है तो उस समय दोस्तों अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर बाकी सारे के सारे मौलिक अधिकार निरस्त कर दिए जाते हैं, सारे के सारे अधिकार समाप्त कर जाते हैं। वे कौन कौन अधिकार हैं जो निरस्त नहीं होते हैं? अनुच्छेद 20 और 21। हम कह सकते हैं अनुच्छेद 352 मौलिक अधिकारों के संदर्भ में यह शक्ति प्रदान करता है कि राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सारे के सारे अधिकार क्या होते हैं? निरस्त कर जाते हैं, समाप्त कर जाते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रमुख हमारे मौलिक अधिकार जिनकी हमने आप लोगों से चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के निर्देशक तत्व, जिससे कहाँ से लिया गया है दोस्तों? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसको हम देखेंगे और उसी में हम भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार और डीपीएसपी से तुलना करेंगे और उनसे संदर्भित कौन कौन से संशोधन हुए हैं और उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है, क्यों हम इसको चुनौती दे सकते हैं और क्यों हम डीपीएसपी के तहत न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। कल हम इन्हीं कुछ पहलुओं पर चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में होगा। इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाएं जिससे कि सबको इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।